हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, हम खबरों के नीचे के राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक समीक्षा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरता है, या जब हम सेंसस में कास्ट एन्यूमरेशन को रीथिंक करते हैं, तो समझना जरूरी होता है कि ये डिसीजन सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, फ्यूचर के ब्लूप्रिंट्स है। इसलिए वेरांडा आईएएस के इस करंट अफेयर्स के ब्रेकडाउन में आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड जियोपॉलिटिक्स ऑल इन वन पैकेज। आज के सेशन में हम 5 इंपॉर्टेंट इशू को ब्रेक डाउन करेंगे। तो लेट्स सी कि ये 5 इशू है क्या। आज के जो इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, उसमें शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन से स्पेस स्टेशन जाएंगे। एक ऐसी अचीवमेंट जो भारत के गगनयान मिशन और प्राइवेट स्पेस कोलैबोरेशन दोनों के लिए एक लैंडमार्क है। जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक फिस्कल रिफॉर्म जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपके जॉब सेक्टर, स्टार्टअप्स और कंजम्पशन इकोनॉमी पर। देन विल सी द थर्ड पॉइंट सिटीजनशिप पे, जहां पे एक ऐसा इशू है, लॉ, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन डिग्निटी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। देन विल टॉक अबाउट वोटिंग राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे वो इम्पोर्टेंट है, उनका राइट्स भी। रीथिंकिंग कास्ट एन्यूमरेशन इन अपकमिंग सेंसस, एक ऐसा आर्टिकल जहां पे कास्ट डेटा को एक ऐसे डेटा की तरह नहीं बल्कि एक टूल ऑफ सोशल जस्टिस की तरह देखा जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। दिस इज मी सुप्रिया। Today's let's start our session today. So भारत ने एक और स्पेस माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है और इस बार स्टेज पर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 25 जून को उन्होंने एक्सियम 4 मिशन के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर तय किया, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू रीच आईएसएस वाया कमर्शियल फ्लाइट। अब ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, हमारे भारत के लिए एक स्पेस जर्नी का रिसर्जेंस है। 41 इयर्स के बाद लगभग हमने पहली बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में कदम रखा, राकेश शर्मा जी के साथ 1984 के मिशन के साथ। इस बार अंतर ये है कि ये एक गवर्नमेंट टू कमर्शियल कोलैबोरेशन है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और एक्सियम स्पेस जैसी प्राइवेट एजेंसी दोनों इकट्ठा काम करेंगे। अब ये हमारे लिए हिस्टोरिक स्टेप इसीलिए बनता है क्योंकि ये मिशन एक प्रिकर्सर टू गगनयान साबित होगा। इंडिया का अपना इंडिजिनस ह्यूमन फ्लाइट जो प्रोग्राम है वो 2027 तक लॉन्च होने का संभावना है, तो इट इज हेल्पफुल फॉर दैट। अब तो कहानी कैसे शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे की ग्राउंड वर्क और गगनयान से इसका स्ट्रेटेजिक टाइज क्या है, we will try and understand in coming slides. जब भी हम कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक और क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है कि ये एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ था। Let's take a quick tour of India's space flight legacy. 1984 में the beginning was happened. The Rakesh Sharma became the first Indian in space flying aboard the Soyuz T-11 spacecraft. जब उनसे पूछा गया था हिंदुस्तान स्पेस से कैसा दिखता है, उनका आंसर था सारे जहां से अच्छा। उसके बाद है सालों तक हमने स्पेस फ्लाइट पर काम रुका दिया था, लेकिन 2007 में इसरो began planning its indigenous human space mission, laying the ground for something very bigger. अब यहाँ पे क्या था, फॉरेन कोलैबोरेशंस नहीं थे, सारा मेड इन इंडिया पे फोकस था। 2018 में क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया गगनयान मिशन, इनिशियली टारगेटेड फॉर 2022, पर कोविड की वजह से डिले होने के बाद टाइमलाइन शिफ्ट हो गया। अब इसके थ्रू इसरो क्या करेगा, इंडियन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडियन सॉइल को इंडियन रॉकेट में स्पेस में भेजेगा, दैट इज आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस एज वेल। अब क्या हो गया, 2025 में जो है शुभांशु शुक्ला became the new face of India space dreams through Axiom 4, a commercially yet strategic step forward. अब ये जो ब्रेक थ्रू है एक दिन में नहीं आया, इट्स accumulation of 4 decades of slow but steady preparation. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे कमर्शियल मिशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या वैल्यू लेकर आता है, स्पेशली विद गगनयान ऑन द हॉरिजॉन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये मिशन के कुछ फाइनल डिटेल्स, क्योंकि जब एक स्पेस फ्लाइट होती है उसके पीछे होता है बहुत बड़ा प्लानिंग, बहुत सारे पैसे और बहुत अच्छा पर्पस। अब जो मिशन प्रोफाइल है उसका ये है कि ये एक प्राइवेट कमर्शियल मिशन था बाय एक्सियम स्पेस,
जिसमें स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल यूज किया गया है। और ये मिशन रहा 14 दिन का, जिसमें एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मल्टीपल साइंटिफिक और कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए। क्रू कॉम्पोजिशन में आप जानते ही होंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ टीम में दूसरे एस्ट्रोनॉट से फ्रॉम हंगेरी, पोलैंड एंड यूएस। तो एक ट्रूली ग्लोबल एफर्ट यहाँ पे देखने को मिला। अब इन्वेस्टमेंट की जहां पे बात होगी तो इस ब्रेक थ्रू के लिए भारत ने इन्वेस्ट किया था अराउंड 548 करोड़। इस कॉस्ट को डायरेक्टली बेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, स्पेशली फॉर शुक्लास पार्टिसिपेशन। दोस्तों, ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि भारत अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, एक्टिव स्टेक होल्डर है ग्लोबल स्पेस वेंचर्स में, और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा टेक्नोलॉजी, रेपुटेशन और गगनयान प्रिपरेशन के फॉर्म में हमें। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह ये मिशन गगनयान के लिए एक ड्रेस रिहर्सल बन सकता है। हम बात करते हैं अभी साइंटिफिक इम्पैक्ट की, जो इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को दिया है। पायनियरिंग रिसर्च इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले IISc बैंगलोर के साइंटिस्ट ने किया एक एडवांस्ड माइक्रोग्रेविटी स्टडी, जिन्होंने उन्हें टेस्ट किया पैरम माइक्रोबायोटिक्स BLR नाम के सर्वाइवल कैपेबिलिटीज अंडर एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन। ये एक गेम चेंजर मूव साबित हुई लाइफ साइंस की फील्ड में। साथ ही हुआ एक कटिंग एज एक्सपेरिमेंट जहां पे ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन पर। तो ये स्टडी क्या होता है, जीरो ग्रेविटी में हमारे सेंसरी रिस्पांस और अडेप्टेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका सीधा लिंक है एस्ट्रोनॉट के परफॉर्मेंसेस पे और स्पेस के मेडिसिन में फ्यूचर प्रोटोकॉल कैसे होने चाहिए उसके बारे में। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा the biggest thing here was मिशन ने कंडक्ट किया टोटल 60 cutting edge research experiments across 31 nations. एक truly collaborative international scientific push जिसका डेटा यूज होगा गगनयान के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स में, कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करने में एक्सेट्रा। तो हमने ये जो मिशन का डिटेल्स देखा, ये एक मानव को स्पेस में भेजने का काम नहीं था, ये ग्राउंड वर्क है इंडिया के इंडिजिनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए। तो वी सॉ कि कैसे एक्सियम 4 जो है भारत को सिर्फ एक स्पेस के मंच पे स्ट्रॉन्ग नहीं, साइंटिफिक प्लेयर को एज अ साइंटिफिक प्लेयर भी दर्शा रहा है। वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे ये स्टेप हमारे गगनयान मिशन के लिए फ्रूटफुल साबित होता है। दैट विल सी इन कमिंग डेज। आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे GST काउंसिल्स के रिफॉर्म्स के बारे में है, जो देश के हर बिजनेस और हर फ्रीलांसर को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। GST काउंसिल के आने वाली जुलाई 2025 मीटिंग में जो रिफॉर्म्स की बात होगी। आफ्टर अ 6 month गैप GST काउंसिल इज फाइनली सेट टू मीट, और इस बार टेबल पर है दो बहुत ही क्रूशियल रिफॉर्म्स। रैशनलाइजेशन ऑफ द 12% GST स्लैब। ये स्लैब अब तक एक मिडिल रेट था जिसमें आइटम्स तो लग्जरी नहीं थे, लेकिन इसके चलते कंफ्यूजन और लिटिगेशन बाहर गए थे। काउंसिल अब सोच रहा है कि इस स्लैब को हटा दिया जाए या मर्ज किया जाए 5% या 18% के स्लैब के साथ, जिससे क्या होगा, सिस्टम को सिंपलर एंड यूनिफॉर्म बना सके वो। दूसरा रहेगा टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसेज को। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इवन इफ एन इंडियन इंटरमीडिएरी एक्सपोर्ट्स अ सर्विस, उन पे लगता है 18% का GST, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इंडिया माना जाता है। तो काउंसिल का एम क्या है, इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज करना, जिससे एक्सपोर्टर्स को मिले फेयर ट्रीटमेंट और थोड़ा टैक्स रिलीफ भी हो जाए। ये रिफॉर्म सिर्फ टैक्सेशन का मामला नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जॉब क्रिएशन से भी डायरेक्टली जुड़ा है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये आर्टिकल हमें फर्दर क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। ये जो रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे 12% स्लैब को रैशनलाइज करने वाले हैं, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी देखते हैं एक बार। आखिर GST के रेट सिस्टम में इतना कंफ्यूजन क्यों है? जो GST इंप्लीमेंटेड हुआ था 2017 में एज अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ठीक है, लेकिन लॉन्च के टाइम पे मल्टीपल स्लैब्स आ गए थे, जैसे 0, 5, 12, 18, 28% प्लस अलग से स्पेशल सेस एक्सेट्रा। अब ये स्लैब्स बनाए गए थे डिफरेंट कंजम्पशन लेवल के लिए, लग्जरी आइटम्स पे ज्यादा टैक्स, डेली यूज पे कम। तो बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर बना टू कॉम्प्लेक्स एंड लिटिगेशन प्रोन।
15th फाइनेंस कमीशन जो है एनके सिंह ने, उन्होंने ये फ्लैग किया कि मल्टीपल स्लैब से कंप्लायंसेस मुश्किल हो जाएंगे और इकोनॉमी के जो फॉर्मलाइजेशन में बहुत ही रुकावट आ सकती है। अब जो 2019 में और 2021 में अटेम्प्ट्स किए गए थे जीएसटी रेट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, अब रेवेन्यू कंसर्न्स भी है ना, तो उसके कारण स्टेट्स ने अपोज कर दिया। स्पेशली जो हाई रेवेन्यू स्लैब जैसे 12% और 18% का मर्ज होने पर बात था, वो मना कर दिए। अब 2025 में वापस एक विंडो मिला है और आज का जो पॉलिसी मोमेंट बेटर है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन स्टेबल हो रही है और कंप्लायंसेस भी इंप्रूव हो चुकी है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्दर कि कैसे ये डिसीजन एमएसएमईज, कंज्यूमर्स और स्टेट्स को अफेक्ट करेगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जीएसटी काउंसिल के प्रपोज रिफॉर्म्स का प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, स्पेशली सर्विस सेक्टर और एक्सपोर्टर्स के लिए। यहाँ पे देखोगे 3,500 करोड़ तक का पोटेंशियल टैक्स रिलीफ हो सकता है अगर सर्विस इंटरमीडियरीज को एक्सपोर्ट सर्विस पर 18% जीएसटी से छूट मिलेगी, तो इंडस्ट्री को मिल सकता है अप्रॉक्स उतना पैसा। ये डायरेक्टली एमएसएमईज, बीपीओज, फ्रीलांसर्स और जो एक्सपोर्ट ड्रिवन टेक फर्म्स होते हैं उनको बूस्ट कर सकता है। टारगेट स्ट्रक्चर बोलेंगे तो जो जीएसटी काउंसिल का विजन है कि ग्रेजुअली पूरे सिस्टम को 3 स्लैब रेट्स के तक सिंप्लीफाई करें, 5, 18 और 28 के बीच में। तो 12% का जो स्लैब है उसका मर्जर इस डायरेक्शन में पहला स्टेप हो सकता है। अब यहाँ पे हम चैलेंजेस ये देख सकते हैं कि आज भी जो सर्विस इंटरमीडियरीज है, इवन व्हेन दे एक्सपोर्ट, दे फेस 18% जीएसटी। ये एक एक्सपोर्ट डिसेंटिव क्रिएट करेगा जो इंडिया के ग्लोबल सर्विस इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस को हार्म करेगा। अब जो ये रिफॉर्म्स होते हैं, ना सिर्फ क्लैरिटी बढ़ेगी उससे, बल्कि इंडियन सर्विस सेक्टर को मिलेगा बहुत ही एक ग्लोबल लेवल पैरिटी। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे ये मीटिंग स्टेटस को तोड़ पाएगी या नहीं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। जैसे ही जीएसटी पे और कोई न्यूज आती है, आई विल कीप अ फॉलो अप ऑफ दैट। तब तक यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट जो पिछला पॉइंट हमने देखा जीएसटी का डायरेक्टली रिलेटेड है जीएस3 इकोनॉमी के थीम के साथ। तो यू हैव टू कीप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कीप फॉलोइंग द न्यूज, क्योंकि वो अभी इवॉल्व है। अभी जब मीटिंग होगी तो और उस पे हम बात कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हम सिटीजन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में है। एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के बॉर्डर स्टेट्स में लॉ, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाता है। अभी सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स और कोर्ट के इंटरवेंशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो केस 1 है जैना बीबी असम से, सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्टेशन को स्टे किया है ऐसे महिला का जिसे फॉरेनर डिक्लेयर किया गया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी फैमिली जनरेशन से इंडिया में रह रही है। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है जहां डॉक्यूमेंटेशन के फ्लॉज दिखाई देते हैं। दूसरा केस है जहां पे रक्षंदर राशि जम्मू से जे.एंड.के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पाकिस्तान ओरिजिन 63 साल की महिला को वापस भेजने का प्रोसेस इनिशिएट किया जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 38 ईयर से जम्मू में रह रही थी। इस केस में क्वेश्चन था, क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रहने दिया जा सकता है या नेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको डिपोर्ट करना चाहिए। ये दोनों केसेस एक ही सवाल उठाते हैं, क्या हम अपनी सिक्योरिटी नीड्स को एड्रेस करते हुए ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी को इंश्योर कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द आर्टिकल ऑल अबाउट। ये जो केसेस हमने अभी देखे डायरेक्टली तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्चुअल डेटा के लिए, बट देन यू कैन गिव दिस रेफरेंसेस when we are always talking about maintaining a fair balance between human rights and national security या कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात हो। जब ऐसे केसेस कोर्ट में आते हैं या न्यूज में आते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि उनका डिसीजन केवल लॉ के बेसिस पर नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के एथिक्स के बेसिस पर होता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है ह्यूमन राइट्स के चलते। आर्टिकल 14 जो है बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति को चाहे सिटीजन हो या ना हो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रूल डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकता सिर्फ इस बेसिस पर कि कोई व्यक्ति फॉरेनर ओरिजिन का है। उसे साथ साथ आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। अब ये जो है राइट सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, सभी पर्सन्स के लिए है इंक्लूडिंग फॉरेनर्स।
इसका मतलब डिपोर्टेशन या डिटेंशन भी डिग्निटी के साथ ही होना चाहिए। अब देखिए वेरिफिकेशन मैकेनिज्म कैसे होता है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत काम करती है। इनका काम क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति इंडियन है या नहीं, लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि जो इनका प्रोसीजर है जुडिशियल स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं होता। दूसरा प्रोविजन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। असम में 2019 में ये हुआ था एनआरसी ड्राइव, जिसमें 1.9 मिलियन लोग डिसफ्रेंचाइज डिक्लेयर हुए ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। नॉट नेसेसरी इंटेंट टू बी इलीगल, लेकिन ऐसा हुआ। तो अब तो लोग क्या है, जो जो लोग जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास अगर पेपर्स नहीं मिले तो क्या उन्हें फॉरेनर्स कहना ठीक रहेगा, या ये वही लीगल एंड मॉरल डिलेमा है जो कोर्ट को बैलेंस करना पड़ता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्दर कि कैसे सुप्रीम कोर्ट या जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पे इस पे क्या स्टांस लेना पड़ रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं उस सेंटर पीस लेजिस्लेशन तक जो है सिटीजनशिप डिबेट को सबसे ज्यादा पोलराइज करता आ रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके की फीचर्स एंड कंट्रोवर्सीज जान लेते हैं क्विकली। ये एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप पाथ प्रोवाइड करता है उन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये था एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को रेफ्यूज दिया जा सके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये है कि इस एक्ट में मुस्लिम्स और कुछ अन्य ग्रुप्स को एक्सक्लूड किया गया, जिसकी वजह से आर्टिकल 14 जो है allegedly वायलेशन हो गया उसका। अब क्रिटिक्स का क्या कहना है कि रिलीजन कैन नॉट बी द सोल ग्राउंड फॉर सिटीजनशिप इन अ सेक्युलर रिपब्लिक लाइक इंडिया। जो रीसेंट जुडिशियल स्टैंड था मोहम्मद रहीम अली केस 2024 में, उन्होंने ये कहा कि सस्पेशन कैन नॉट रिप्लेस लीगल एविडेंस, यानी कि कोई भी सिटीजनशिप डिसीजन सिर्फ शक के बिना पर नहीं, ड्यू प्रोसेस और प्रूफ के बेसिस पर होना चाहिए। ये जजमेंट अब प्रेसिडेंट बन गया है फॉर इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट इन सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अब जैसे कि ये जो सीए है वो किसको शामिल करता है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलर सोल को रिफ्लेक्ट करता है। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। भारत की डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हर सिटीजन को इक्वल वोटिंग एक्सेस मिले, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उस केस में यहाँ पे बेसिक डेमोक्रेटिक राइट अभी भी आउट ऑफ रीच है। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। बिहार का एग्जाम्पल ले लो। 2024 के इलेक्शंस में जहां नेशनल वोटर टर्नआउट था 66%, वहीं बिहार में ये सिर्फ 56% था। और इसका मेजर रीजन क्या है? मैसिव आउट माइग्रेशन। काफी लोग वोट नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी होम टाइम से दूर है, किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं एक्सेट्रा। अब दे आर रजिस्टर्ड वोटर्स बट नॉट रीचेबल वोटर्स। इस इश्यू ने वापस एक्टिवेट किया है एक पुरानी डिस्कशन को, इलेक्शन कमीशन का रिमोट वोटिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट, जिससे माइग्रेंट वोटर्स अपने वर्क लोकेशन से वोट कर सकते हैं विदाउट ट्रैवलिंग टू देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जब पूरा देश डिजिटल बैंकिंग और आधार के जरिए कनेक्टेड है, क्या हम रिमोट वोटिंग को भी एक डेमोक्रेटिक राइट के रूप में एनविजन कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इन दिस आर्टिकल। जब भी हम कहते हैं कि वोट सबका अधिकार है, तो जो आर्टिकल 326 है वही डेमोक्रेटिक प्रोमिसेस के लीगल फाउंडेशन है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाती है। मोबिलिटी के कारण क्रोर्स ऑफ इंडियंस वोट नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल 326 ये गारंटी करता है कि हर 18+ इंडियन सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो करंट इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है रेसिडेंस बेस्ड वोटर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि अगर आप माइग्रेट कर गए और अपनी नई जगह से फॉर्म नहीं भरा तो आप वोट नहीं कर सकेंगे।
अब ये जो माइग्रेशन स्टेटिस्टिक है सेंसस 2011 का, 28% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है माइग्रेंट है, और ये नंबर अब एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स के चलते और भी ज्यादा हो चुका है। इंटरस्टेट माइग्रेशन स्पेशली जो फ्रॉम बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल टूवर्ड्स महाराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया बहुत ही शार्पली बढ़ रहा है। ये लोग अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन उनका वोट तभी वो पहुंच ही नहीं पाते वोट करने के लिए। सो द क्वेश्चन इज, क्या मोबिलिटी के कारण किसी का वोट अधिकार छीना जाना चाहिए? तो दिस इज आर्टिकल ऑल अबाउट कि कैसे इलेक्शन कमीशन का आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन मॉडल, उसका पर्पस क्या है और उसको हम यहाँ पे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें चैलेंज का तो पता चल गया है कि इश्यू क्या है एक्चुअली। तो सोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं डिटेल में। अभी जो प्रपोज्ड मॉडल्स हैं माइग्रेंट वोटर्स को एम्पावर करने के लिए, विल डिस्कस दैट। रिमोट वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन ने 2023 में इसका पायलट रोल आउट किया था अक्रॉस 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आरबीएम का कॉन्सेप्ट ये है कि माइग्रेंट अपने होस्ट सिटी में वोट दे सकता है, लेकिन उसका वोट होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंट होगा। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इलेक्शन कमीशन कंट्रोल बूथ का यूज होगा, जिससे डुप्लीकेशन और फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है। पोस्टल बैलेट्स की भी बात की गई थी। अभी जो है पोस्टल बैलेट सिर्फ सर्विस वोटर्स जैसे आर्म फोर्सेस के लिए अलाउड है। प्रपोजल ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स भी अगर 1 मंथ पहले रजिस्टर करते हैं तो उन्हें भी पोस्टल बैलेट ऑप्शन दिया जाए, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड काफी ज्यादा होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी स्विचिंग मॉडल की बात करेंगे तो इस सिस्टम के तहत अगर कोई माइग्रेंट 6 मंथ से ज्यादा की जगह रह रहा है एक ही जगह पे, तो वो वहां के वोटर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बहुत हो जाएगा। तो सोल्यूशन अवेलेबल है, बस उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और पॉलिटिकल विल के लेंस से फाइन ट्यून करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट इश्यू ऑफ द डे, जो मेजर होता है वही मैटर करता है, और सेंसस 2027 में कास्ट एन्यूमरेशन को शामिल करना एक ऐसा कदम है जो सिर्फ डेटा कलेक्शन ही नहीं बल्कि नीति निर्माण का एक डायरेक्शन बदल सकता है। न्यूज में क्या है, सरकार ने अनाउंस किया है कि आने वाले सेंसस में कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा लिया जाएगा। ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट होगा जिसका मकसद है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को पॉलिसी के मेन स्ट्रीम में लाना। अब तक सेंसस सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का ही स्ट्रक्चर डेटा लेता था, बट जनरल ओबीसी एंड कास्ट वाइज ब्रेकअप नहीं लिया जाता था। 1931 के बाद से ये गैप बना हुआ है। 2011 की अगर बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो है, इसने अटेम्प्ट तो किया था कास्ट डेटा कलेक्ट करने का, बट ड्यू टू मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी उसका डेटा पब्लिक नहीं हो पाया। और अब ग्रोइंग डिमांड फॉर ओबीसी सब कैटेगराइजेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन ऑडिट, कास्ट सेंसस जो है वापस स्पॉटलाइट में आ गया है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, या इसको ये जो डेटा की बात हो रही है आर्टिकल में, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है। अगर हमें कास्ट एन्यूमरेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पहले समझना होगा कि करंट सेंसस स्ट्रक्चर किस लॉजिक पर बेस्ड है और उसके चैलेंजेस क्या है। जो करंट सेंसस स्ट्रक्चर है वो सेंसस 2 फेजेस में होता है। पहला होता है हाउस लिस्टिंग फेज अप्रैल सितंबर में, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज होता है फरवरी में। लेकिन इस एंटायर सिस्टम का क्वेश्चनर डिजाइन है कॉलोनियल एरा के लॉजिक पर, आउटडेटेड है और मॉडर्न सोशल रियलिटी से बहुत ही डिस्कनेक्टेड है। मेजर चैलेंजेस क्या क्या है इसमें आप देख सकते हो कि एक हाउसहोल्ड में सिर्फ एक व्यक्ति का कास्ट रिकॉर्ड होता है, बाकी सबका तो एक्स्ट्रापोलेट हो जाता है ना। इससे डेटा स्क्यूड हो जाएगा। नो क्रॉस वेरिफिकेशन। अब जो ऑफिशियल कास्ट लिस्ट होती है, यानी अगर कोई गलत या वेग कास्ट लिखवा दे तो उसका करेक्ट करना सिस्टमैटिक प्रोसेस ही नहीं है उसको। poor correlation between caste and socio-economic variables। 2011 का जो सेंसस था, उन्होंने दिखाया कि सिर्फ कास्ट डेटा लेना काफी नहीं है, उसे लिंक करना पड़ता है इनकम, एजुकेशन और बाकी एसेट स्टेटस के साथ। यानी कि ये लिंक मिसिंग है अभी के करंट फ्रेमवर्क में। ये जो टेक्निकल फ्लॉ है ये पॉलिसी लेवल कॉन्सिक्वेंस है। अगर डेटा फ्लॉड होगा तो उस पर बेस्ड पॉलिसीज भी फ्लॉड ही हो जाएंगी। तो
और ये जो सेंसस है इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को स्ट्रेंथन करेगा या चैलेंज करेगा, ये डिपेंड करता है हाउ वी हैंडल दिस इशू। अगर इंडिया एक क्रेडिबल और सोशली सेंसिटिव कास्ट सेंसस चाहता है तो सिर्फ इंटेंशन नहीं, उसका एग्जीक्यूशन का मॉडल भी स्मार्ट और इंक्लूसिव होना चाहिए। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कुछ की रिफॉर्म जो प्रपोज किए गए हैं। क्वेश्चनायर रीडिजाइन। सजेशन ये है कि कास्ट से रिलेटेड सवाल को हाउस लिस्टिंग से हटाकर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि तब एन्यूमरेटर ज्यादा डायरेक्ट और वेरीफाइड डेटा कलेक्ट कर सकेगा। सेकेंड है डिजिटल टूल्स। डिजिटल इंडिया के एरा में सेल्फ डिक्लेरेशन एप्स, डिजिटल फॉर्म्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कर सकते हैं विद बैकएंड वेरिफिकेशन थ्रू ऑफिशियल कास्ट लिस्ट। ये मेथड इट डजंट ओनली इंप्रूव स्पीड बट आल्सो ब्रिंग्स ट्रेसेबिलिटी। थर्ड है एन्यूमरेटर ट्रेनिंग। एन्यूमरेटर्स को कास्ट डेटा हैंडल करने की सेंसिटिविटी और कल्चरल कॉम्पिटेंस को हमें सिखाना होगा, सो दे डोंट इंट्रोड्यूस बायस और रिकॉर्डिंग एरर्स ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। ट्रांसपेरेंट रिलीज की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2011 जैसा रिपीट नहीं करना है हमें। डेटा कलेक्ट तो हो गया था लेकिन पब्लिक रिलीज नहीं हुआ था ड्यू टू पॉलिटिकल हेजिटेशन। दिस टाइम ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी एंश्योर्ड सो दैट रियल पॉलिसीज इमर्ज फ्रॉम रियल नंबर्स। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अगर डेटा नहीं है तो पॉलिसी एक ब्लाइंड अटेम्प्ट हो जाएगा। कास्ट डेटा के बिना इंडिया के सोशल जस्टिस पॉलिसी को कैलिब्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रिजर्वेशन कोटास को पॉपुलेशन फिगर्स के बेसिस पर रिवाइज करने के लिए आज भी कई कोटास जो है आउटडेटेड डेटा पे बेस्ड है। इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटीज एड्रेस करने के लिए भी सभी ओबीसीज या एससीज एक जैसे बैकवर्ड नहीं होते हैं। जब तक हम माइक्रो कास्ट लेवल पर डेटा नहीं लाएंगे तब तक जो मोस्ट बैकवर्ड है उन तक वो स्कीम ही नहीं पहुंचेगी। टारगेटेड डिलीवरी की बात करेंगे एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ ये डेटा हेल्प करेगा। सबका साथ सबका विकास को जो एविडेंस के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इसको स्लोगन की तरह नहीं, एक एक्चुअल फोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो कास्ट एन्यूमरेशन एक डिवाइसिव या पॉलिटिकल टूल नहीं है, ये हमें एक पॉलिसी प्रिसिजन टूल दे सकता है, जहां पे अगर हम सही डिजाइन और इंटेंट के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो चैलेंजेस है उसको तोड़ के हम वी विल बी एबल टू अचीव एंड रीच द अनरीचेबल्स। हमने इस पूरे सेशन में देखा कि चाहे स्पेस फ्लाइट हो या सेंसस हो, टैक्सेशन हो, माइग्रेशन हो, हर मेजर पॉलिसी चैलेंज के पीछे की डिमांड होती है डेटा, डिग्निटी और डिलीवरी। जब भी हम कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं तो उनका सिर्फ आज से नहीं है, कल से भी ताल्लुक होता है। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस इंडिया के गवर्नेंस मॉडल के लिए क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। स्पेस प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये मिशन ने सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजा, इट हैज रीइग्नाइटेड इंडियाज एम्बिशन टू जॉइन द एलिट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नेशंस। भारत अब अपना स्पेस इकोसिस्टम खुद ही बिल्ड कर रहा है। जब जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की तो 3 स्लैब स्ट्रक्चर का मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोअर कंप्लायंस बर्डन और बेटर टैक्स को हासिल करना। जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो रिसेंट कोर्ट जजमेंट्स ने दिखाया है कि वी अर्जेंटली नीड लीगल रिफॉर्म इन हाउ ट्रिब्यूनल डिटरमाइन सिटीजनशिप स्टेटस। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी इन्हीं पे बेस होना चाहिए हमारे फ्यूचर डिसीजंस। कास्ट सेंसस के बारे में भी देखा हमने कि कैसे डेटा कलेक्शन का एक्सरसाइज रीशेप कर सकता है इंडियाज एंटायर अफर्मेटिव एक्शन सिस्टम, मेकिंग इट वेरी मच एविडेंस बेस्ड। तो इन हेडलाइंस के पीछे हमने देखा कि इंडिया के नेक्स्ट जेन गवर्नेंस स्ट्रेटेजी छुपी हुई है, जहां पे डेटा मीट्स डिग्निटी, पॉलिसी मीट्स पीपल एंड रिफॉर्म मीट्स रिपब्लिक। तो इस पावर पैक्ड सेशन को एक नजर में सम अप करने की कोशिश करते हैं। भारत के फ्यूचर फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की। साइंटिफिक प्रोग्रेस देखा हमने, जैसे इंडियाज रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाया एक्सियोम 4 मिशन। ये एक रनवे बनेगा हमारे गगनयान को मिशन के लिए और आत्मनिर्भर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग लीप है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो देखे हमने, जहां पे जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन बूस्ट करेगा सर्विस सेक्टर और कॉम्पिटिटिवनेस को।
राइट्स की प्रोटेक्शन की बात होती है तो सिटीजनशिप के मुद्दे पर नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच एक बैलेंस एक ऑनगोइंग चैलेंज बन चुका है. दिस कॉल्स फॉर वेरी लीगल क्लैरिटी, जुडिशियल एफिशिएंसी एंड ह्यूमन सेंसिटिविटी अप्रोच. इंक्लूसिव डेमोक्रेसी देखी हमने कि कैसे माइग्रेंट वोटिंग को कास्ट सेंसस में ही नहीं बल्कि उनको उनका राइट अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की एक कोशिश की जाए. तो इस इश्यूज ये सारे इश्यूज हैं, इनमें एक कॉमन थ्रेड देखा आपने. हमने देखा सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास. इंडिया is building a democracy that doesn't just count people, but it also makes every person count. This beautiful session today ends here. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप रिवाइज करिए और अपने यूपीएससी के जर्नी की तैयारी में हमारे साथ जुड़े रहिए. Thank you very much. Signing off. Veranda IAS, where your dream becomes reality.